हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो इससे पहले वाले क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, जिसमें हमने दो चीज़ें हमने डिस्कस किया। एक तो इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर का क्या इफेक्ट होता है। तो हमने देखा जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना इंक्रीज होता है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी उतना ही इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस किए, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखा है ना। और इसके बाद हमने रेजोनेंस इफेक्ट भी वहाँ पे डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल ऑन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा। इसमें कंडीशन ये है कि जब भी आपका जो हाइड्रोजन है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है, से इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो उस समय क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव आते हैं। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, यानी हाइड्रोजन पे, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। तो जब दूसरा मॉलिक्यूल इसी टाइप का यहाँ पे फिर से आता है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें भी यही होगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल होगा, है कि नहीं। इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब जब ये लोग क्लोज में आते हैं तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। ये बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू बना है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ा है। तो यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे या एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी पे कितना असर होता है। तो ये देखा गया है। से फॉर एग्जांपल आप कोई सैंपल एनालाइज कर रहे हैं, उस सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो उस समय आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ अगर प्रेजेंट होगा तो दो चीज़ें वहाँ पे होता है। एक तो पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड वो चेंज हो जाती है। दूसरा, आपका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसका शेप चेंज हो जाता है। दोनों चीज़ें यहाँ पे दो चीज़ें होता है। इन दो चीज़ों को आप याद रखेंगे। जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो एब्जॉर्प्शन जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगा, और बैंड का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को हम देखेंगे। जो एक्स एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, एक्स एच का क्या मतलब है, एक्स एच, एक्स कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आपका ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, क्लोरीन भी हो सकते हैं, फ्लोरीन हो सकते हैं। इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी। यानी पहले अगर 3000 पे ये एब्जॉर्प्शन कर रहा था, ये 2900 या 2950 पे ही एब्जॉर्ब करेगा। यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ, कम फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अब वो कम फ्रीक्वेंसी पे ही एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनते हैं, जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ऐसे, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर एग्जांपल बन गए। ये इसको मैं थोड़ा अलग से दिखाऊंगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो कहा है कि जो ओरिजिनल बॉन्ड ये होता है एक्स एच, उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इससे हमें आइडिया मिल रहा है कि ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होता होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता होगा, डिक्रीज होता होगा। इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। आगे हम और और डिस्कस करेंगे कि ये क्यों डिक्रीज होता है। सिंपल सा क्रूड सा एग्जांपल दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप किसी को पकड़ के रखे हैं अपने दोनों हाथों से। ठीक है। तो इसको आप स्ट्रांगली होल्ड करके रखेंगे ना, आपसे कोई उसको छीनना चाहेंगे तो मुश्किल से छुड़ा पाएगा। लेकिन अगर आप दोनों हाथों से, एक को इस साइड से पकड़ेंगे, दूसरे कोई और किसी आइटम को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, तो आपको होल्डिंग कैपेसिटी अब क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। पहले दोनों हाथों से एक चीज़ पकड़ा था, अब दोनों हाथों से
एक हाथ से एक चीज़, दूसरे हाथ से दो चीज़ पकड़ा है ना, तो इसकी वजह से आपका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझो यही यहाँ पे हो रहा है कि पहले जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था तो ये अपने इसमें ही खुश था, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों ही बीच में था और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा था। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बना, तो अब ये जो बॉन्ड है वो दो जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है, आधा इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, आधा अपने ओरिजिनल बॉन्ड को भी अट्रैक्शन दे रहा है। तो इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसका लोअर फ्रीक्वेंसी पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो आपका बेंडिंग वाइब्रेशन होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। तो ओ एच आपका वाटर है, ओ एच यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा टिल दिखाएंगे ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे इजीली दिखा पाएँ से, क्योंकि बहुत सारे ओरिएंटेशन पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नेगेटिव होगा, सिमिलर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, यहाँ बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसलिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन बेंडिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अब इस बॉन्ड को बेंड होना था ना, ऐसे अंदर बाहर जाना था, लेकिन अब ये किसी और के साथ बेंड करके रखा है ना। जैसे आप अपने हाथों को बंद कर रहे हो, दोनों हाथों को, बाजुओं को खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, लेकिन एक हाथ को किसी ने बाहर से पकड़ लिया तो आप अंदर इसको बेंड नहीं कर पाएंगे ना। यही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुआ है, तो ये अब ये बेंड मुश्किल से हो जाएगा। इसलिए इसका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी बेंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो लोअर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग लोअर की तरफ, बेंडिंग हायर की तरफ। ठीक है। जब भी हम इस टाइप के बैंड देखते हैं तो यहाँ पे एक दो चीज़ हमने ये देखा कि एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाते हैं, पोजीशन चेंज हो जाते हैं, और दूसरा ब्रॉड एक पीक आते हैं, यानी इसका पीक क्या हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो होता है वो थोड़ा सा इंटेंस हुआ होता है और ब्रॉड हुआ होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी पहले इस टाइप का एक सिंपल सा पीक होता होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर उसमें होगा तो ये थोड़ा सा ब्रॉड पीक आएगा ऐसे। ठीक है। मोर इंटेंस एंड ब्रॉड पीक आता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब जितना स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ओ एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या एक्स एच कहेंगे, से फॉर एग्जाम्पल एक्स एच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओ एच भी हो सकते हैं, एन एच भी हो सकते हैं, ये सारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उतना जो ओरिजिनल बॉन्ड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे OH हमने इसलिए क्या लिखा है क्योंकि मोस्ट कॉमनली OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, आपका HF भी हो सकते हैं, है ना, NH भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो अगर आपका जो बैंड है वो मोर इंटेंस हुआ, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुआ और एक ब्रॉड पीक आ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए द वैल्यू ऑफ OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या XH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज ए टेस्ट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो उससे हमें मिल जाता है कि एक टेस्ट जैसा लगता है कि यार इसके जो पीक्स आ रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रॉड आ रहा है, तो शायद इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो एस ए टेस्ट की तरह हम ये ले लेते हैं, और जितना ब्रॉड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हमें इससे आइडिया मिल जाते हैं। तो एक एक किस्म का टेस्ट है हमारे लिए, एक है ना।
जैसे कोई आप सैंपल टेस्ट कर देते हैं, कुछ वहाँ पे वैल्यू आते हैं तो आप कहते हैं शायद इसमें ये होगा। तो इसी तरह से अगर आप आईआर स्पेक्ट्रोमीटर पे आप स्कैनिंग कर रहा है तो आपको एक इस टाइप का ब्रॉड पीक आ रहा है, तो आप कहेंगे शायद इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और देखो ये ब्रॉडनेस बहुत बड़ा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इस तरह से आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक टेस्ट है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्यों लोअर करते हैं, क्यों आप फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके लिए ये वाला आप डायग्राम देखिए कि यहाँ पे पहले मैंने ऑलरेडी कहा, पहले सिर्फ ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ OH में ही इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये बॉन्ड पहले स्ट्रॉन्ग था। अब ये किसी और के साथ इसने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। अब जो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कहेंगे, अब थोड़ा सा शेयर हो गया इसके बीच में भी, इसके बीच में भी। तो अब ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाते हैं। जब ये बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इजीली कम फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेशन दिखाएगा। जब कम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन दिखाएंगे तो हम कहेंगे ये इसकी जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो लोअर वैल्यू की तरफ क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है ना। तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ओरिजिनल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, के का वैल्यू डिक्रीज हो जाते हैं, बॉन्ड कमज़ोर हो जाते हैं। दैट इज़ वाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा यह है कि बॉन्ड थोड़ा सा इलोंगेट हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाते हैं, क्योंकि अब ये एटम और ये एटम थोड़ा सा दूर चला जाएगा ना, तो जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। जितना बॉन्ड वीक होगा इसका मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अब लोअर फ्रीक्वेंसी पे इजीली हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे एग्जांपल देंगे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड माना जाता है इस टाइप का। यानी पहले यहाँ पे बॉन्ड टोटली ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी यहाँ से OH ये यहाँ से ब्रेक होके ये कहाँ चला गया, इसके साथ। तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में फ़िलहाल कोई बॉन्ड नहीं है। फिर इसके बाद एक पार्शियल बॉन्ड बना है। तो ये इस टाइप का एक रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ देखेंगे कि OH बॉन्ड जो पहले एक टोटली एक कंप्लीट सिंगल बॉन्ड था, अब वो पार्शियल बॉन्ड बन रहा है। ना वो सिंगल बॉन्ड, ना वो ना के बराबर, दोनों के बीच में अब ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टोटली ना सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ना हम कहेंगे कि इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये लेस देन 1 हो जाता है इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस पे डिपेंड करते हैं, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस पे असर करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए पहले मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बताऊं कि जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा आपके मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। जितना पास आ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी और एब्जॉर्प्शन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो दूसरा हम ये कह सकते हैं अगर कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर रह जाएगा, एक दूसरे से दूर होगा। जब दूर होगा तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, बहुत ही वीक होगा, है ना। तो इसलिए ये बॉन्ड अब थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जब नहीं बनेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अब हायर वैल्यू की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो दो चीज़ें याद रखना, हाई कंसंट्रेशन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन कम, और लो कंसंट्रेशन में कम हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन हाई हो जाते हैं। दूसरा अब यहाँ पे सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। देखिए अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है से HX टाइप का, फिर से, है ना,
और इसमें आप कोई पोलर मॉलिक्यूल डाल रहे हो, जिससे आपने वाटर डाला, वाटर वाटर खुद पोलर है ना, वाटर खुद पोलर है, और ये भी पोलर है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन दिखाता है, हाइड्रोजन भी एक पोलर बॉन्ड जैसा है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन फर्दर क्या हो जाएगा, एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्दर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पहले से ज्यादा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेंगे बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो जितना पोलर सॉल्वेंट होगा उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप का फिर से मॉलिक्यूल है ना, आपने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें डाल दिया जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस HX और इस HX मॉलिक्यूल के बीच में नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया। अब ये नॉन पोलर ना किसी के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि खुद नॉन पोलर है, कि इस पे कोई पोलरिटी नहीं है, तो ये इन दो मॉलिक्यूल के बीच में आएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ये बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग इसके बीच में आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बनने ही नहीं देंगे। जब नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दो चीजें फिर यहाँ याद रखेंगे, पोलर सॉल्वेंट का मतलब ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, ज्यादा हाइड्रोजन का मतलब बॉन्ड का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन लेस, और नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, नॉन पोलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये दो चीजें आप यहाँ याद रखें। टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या है, एक्चुअली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये परमानेंट नहीं है, ये वीक है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल इसके बीच में बना था इस टाइप का, यहाँ पे हम H रखेंगे, यहाँ X रखेंगे, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मॉलिक्यूल अब मूवमेंट करने लगते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाती है। जब मूवमेंट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, जब बॉन्ड टूट जाएगा तो हम ये कहेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली लो टेम्परेचर पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा, है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं खुद, एनालाइज। तो हाई टेम्परेचर डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल है, ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है, तो 3550 से लेकर 3200 तक इसकी एब्जॉर्प्शन रेंज आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये इंडिविजुअल था, ये कंसनट्रेटेड नहीं था, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में 3650 पे 3550 से 3650 देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इंक्रीज हुआ, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, बस आपको ये दिमाग में आना चाहिए कौन से फैक्टर से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और कौन से फैक्टर से बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट आप याद रखेंगे कि नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स शो शार्प एंड स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड इन द रीजन ऑफ, इसमें ये इनका एब्जॉर्प्शन रीजन है, ठीक है। फिनोल्स और अल्कोहल दिखाते हैं किस में, जब वो फ्री में होता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड वहां बना नहीं होता, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, डाइल्यूट फॉर्म में। लेकिन जो शार्प नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड OH बैंड जो होता है वो ऑब्जर्व होता है ओनली वेपर फेस में, या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ये तीनों फैक्टर। वेपर में क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, जब दूर होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना होगा, तो वहां पे एक शार्प और हाई फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन दिखाएगा। सिमिलरली डाइल्यूट सॉल्यूशन भी डिस्कस किया, नॉन पोलर भी आपको डिस्कस किया, ठीक है। और व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रिवेंटेड बाय स्टीरिक हिंड्रेंस, से फॉर एग्जांपल ये आपका फिनोल मॉलिक्यूल है, फिनोल क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यस फिनोल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। लेकिन अब मैं इसके आर्थो पोजीशन पे एक बड़ा सा CH2 ग्रुप लगाता हूँ, C2H5,
और दूसरे साइड में भी C2H5 लगाता हूँ। अब दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बनाने नहीं आ पाएगा बिकॉज ऑफ दीज टू बल्की ग्रुप्स, है ना। हमने क्या लगा दिया, फिनोल के OH के आसपास दो बल्की ग्रुप लगा दिया, है ना, दो बल्की ग्रुप लगा दिया। अब दो बल्कि ग्रुप यहाँ पे आपने लगा दिया। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल जो इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहता था वो अब बिकॉज ऑफ दिस स्टीरिक हिंड्रेंस इस H के पास नहीं पहुंच पाएगा, तो उसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो आपको एक शार्प पीक और हायर फ्रीक्वेंसी पे आपको पीक मिलेंगे, ठीक है। तो जो प्योर सैंपल्स होते हैं एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल होते हैं, यानी प्योर सैंपल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी अल्कोहल्स की या फिनोल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो स्ट्रेचिंग जो बर्न होता है 3200 से 3600 के बीच में आपको आते हैं। जबकि जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था तो 35 पे था ना, देखो कितना कम हुआ, 3200 पे आ गया। यानी इसका मतलब जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जितना प्योर सैंपल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ही ज़्यादा होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट होता है कि आपका सैंपल कितना प्योर है, कितना वो डाइल्यूट है, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से हमने अभी तक OH को डिस्कस किया, NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी OH किस में होगा, अल्कोहल और फिनोल्स में होंगे। NH किस में होता है, यूजुअली अमाइंस में होते हैं, ठीक है। तो NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अमाइंस आर आल्सो अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सेम वे एज दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही कम हो जाएगा। बट फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें याद रखना, फ्रीक्वेंसी फॉर अमाइंस आर लेसर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल। ये क्यों, क्योंकि NH जो बॉन्ड है और जो OH बॉन्ड है दोनों पोलर है कि नहीं। लेकिन नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना आपका ऑक्सीजन है, तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर है एज कंपेयर टू NH। OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर वाला होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये थोड़ा सा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनका जो फ्रीक्वेंसी उतना शिफ्ट नहीं होते हैं जितना OH में होते हैं। यानी अगर OH 300 के आसपास 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इतना डाउन तो नहीं करेगा, ये थोड़ा उससे कम पे। ऐसे मैं समझाऊंगा यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से पहले OH और की बात कर रहा हूँ मैं, OH की, ये से फॉर एग्जांपल 3000 पे दिखाता था हाइड्रोजन बॉन्ड जब नहीं था। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो ये एकदम से शिफ्ट हो जाते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे, यानी अब ये सीधे दिखाएगा 2700 के आसपास अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एकदम से लो हो जाता है। लेकिन NH अगर आपका से फॉर एग्जांपल पे 3500 पे दिखा रहा था, से एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगी, फ्री में है ना, जब फ्री कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है NH के साथ, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना तो ये सिर्फ दिखाएगा 3400 के आसपास, यानी इतना शिफ्ट नहीं होगा जितना OH बॉन्डिंग में होता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं। दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, है ना। तो ये वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं NH एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। देखिए प्राइमरी अमाइंस एग्जिबिट करते हैं दो बैंड, एक 3400 के आसपास, एक 3500 के आसपास, ठीक है। NH स्ट्रेचिंग मोड्स जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये चीज़ पहले याद रखें। कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इन दो जगहों पे अपनी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। लेकिन जो ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन अब डिक्रीज, ये 34 से 3250 पे एब्जॉर्प्शन दिखाने लगते हैं, ये 35 से 30 के आसपास एब्जॉर्प्शन दिखा, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन तो डिक्रीज हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ जितना आपका फिनोल में होता था। ये चीज़ आगे हम, और जब हम हर फंक्शनल ग्रुप को अलग से डिस्कस करेंगे तो और आपको और दोबारा रिपीट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा एक आपके पास ये कौन सा है,
R C डबल बॉन्ड OH है, मीन्स आपका ये क्या है, कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप है। और याद रखना कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और ये डाइमर फॉर्म में रहते हैं। डाइमर फॉर्म में कैसे, देखो आप इसको मैं अलग कलर से दिखाऊंगा। ये एक मॉलिक्यूल है और इसके दूसरा साइड वाला दूसरा मॉलिक्यूल है। ये दोनों एंड से क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड रहा है। इसका H इस पे पॉजिटिव आएगा, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप के साथ। दूसरा जो H है यहाँ पे, इसके दूसरे O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो ये डाइमर यानी दो मॉलिक्यूल आपस में मिले रहते हैं। इससे क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अब डाउन की तरफ डिक्रीज हो जाएगा। जो OH का बैंड है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि दो दो जगह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो एक्सटेंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन जो बैंड है थोड़ा सा ब्रॉड पीक आएगा वहां पे, ठीक। और एक चीज यहाँ पे याद रखना, जो ये CO है ना, CO का कहते हैं 1700 के आसपास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप का। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन है जब ये फ्री में होता है, किसी के साथ नहीं होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी ये बॉन्ड थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो CO बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये OH बॉन्ड कमजोर हुआ था, ये CO भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी तो इन्वॉल्व हो रहा है, तो CO बॉन्ड भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाते हैं, अब डिक्रीज हो जाते हैं, है ना। CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे दोनों चीज आप लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक हो जाता है CO बॉन्ड, क्योंकि इसका फोर्स कांस्टेंट यानी बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन लोअर हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर ये मोनोमर फॉर्म में हो, यानी डाइमर फॉर्म में नहीं है, CO अलग अलग है, तो हम ये कहेंगे ये ऐसे हैं, ठीक है, ये ऐसे फ्री है, मोनोमर फॉर्म में है ये, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड सॉरी डाइमर अब नहीं बनाया। तो अगर हम इस पे फोकस करते हैं, हम मेजर करते हैं IR स्पेक्ट्रोमीटर से CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो कहाँ आते हैं, 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पे आता है। लेकिन जो ही ये डाइमर बनते हैं इस टाइप का स्ट्रेच, इसका ये बनते हैं डाइमर फॉर्म में, तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है CO का वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है और ये 1710 पे एब्जॉर्प्शन दिखाने लगते हैं। इससे हमें ये प्रूफ हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग CO की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जो ओरिजिनल जो बॉन्ड होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे OH बॉन्ड बन रहे होते हैं, बहुत सारे OH बॉन्ड टूट रहे होते हैं, बहुत सारे OH ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे ग्रुप फ्री होते हैं। तो एक किस्म का हमें यहाँ पे एक मिक्स्ड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड सिंपल होता है, ठीक है। तो लिक्विड और जो सॉलिड स्टेट में और जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो डाइमर फॉर्म में होता है, और इसका मतलब स्ट्रॉन्ग वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ही CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और OH ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, दोनों एकदम से डिक्रीज हो जाते हैं, जो तो हमने वैल्यू आपको दिखा के ऑलरेडी आपको के साथ डिस्कस किया है। और जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप डाइमर होता है, आपको जैसे इस कंपाउंड में है, ये डाइमर फॉर्म में है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आपको जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है OH पोजीशन पे एक ब्रॉड पीक आएगा, किस रीजन में 2500 से 3000 के बीच में। वेरस नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे, वहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल नहीं होगा, मोनोमर फॉर्म में होगा, तो 3550 पे एक शार्प पीक आपको दिखाएगा। तो इस ये फिर एक किस्म का टेस्ट है कि आपका
जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है डाइमर फॉर्म में है या मोनोमर फॉर्म में, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ये इनसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और इसका यूज़ है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, बस दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है। बस इतना चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पे। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ROH है, अल्कोहल है, और यहाँ पे दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। ऐसे दिखाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। इन दोनों के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना होगा कि नहीं होगा? तो इस टाइप का एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनने को हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज याद रखेंगे। दूसरा जो इंट्रा होता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक किस्म का फिनोल, यहाँ पे हम देखेंगे फिनोल है, यहाँ से फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बना, लेकिन कहाँ पे बना? विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही बना, किसी और के मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं, क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पे? तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पे डिपेंड का क्या मतलब हुआ कि हाई कंसंट्रेशन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट क्या होगी? ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। अब आप क्या करोगे? अब इस हाई कंसंट्रेशन में मैं कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करता हूँ। क्या करता हूँ? नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डाइल्यूशन कर रहा हूँ। अब डाइल्यूशन जितना करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व थे, अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के अपने ही बॉन्ड में ही इंजॉय करेगा, है ना, अपना ही बॉन्ड ही रखेगा। तो जब जितना हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सैंपल है उसमें हाई कंसंट्रेशन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा। लेकिन जो ही हम इसको डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन, उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट आप इसमें ऐड करते जाओ, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? आहिस्ता 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 इंक्रीज हो जाएगा विद डाइल्यूशन। मीन्स जैसे आपका यहाँ पे मिल रहा था पहले जब हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो ये 3000 के आसपास एब्जॉर्प्शन दिखा रहा था। सेंटर से हमें मिलाना है 3000 के आसपास। अब आपने इस सैंपल में क्या डाला? नॉन पोलर सॉल्वेंट डाला और इसको डाइल्यूट करना शुरू किया। तो अब ये थोड़ा सा ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब ये थोड़ा सा अब शार्प होने लगेगा, और अब फ्रीक्वेंसी 3000 की जगह ये 2800 से फॉर एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ इसको ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पे ऐसे दिखे। जो ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, अब ये थोड़ा हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये 3000 पे जो एब्जॉर्प्शन दिखा रहा था, अब वो 3300 के आसपास एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। और जो ब्रॉड पीक था, ब्रॉड पीक सुकड़ के थोड़ा सा शार्प पीक बनने लगते हैं, जो है हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। अब ये बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कब होगा? जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इंटर और इंट्रा में क्या होगा? जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बना है कि नहीं? ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बना है, इनके बीच में। अब मैं इसको डाइल्यूट कर रहा हूँ, डाइल्यूशन कर रहा हूँ,
तो डाइल्यूशन से क्या हो जाएगा, इनके बीच में नॉन पोलर सॉल्वेंट आ जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन अब इंक्रीज होने लगेगा और ये एक शार्प पीक दिखाने लगेगा अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो याद रखो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन हायर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा विद डाइल्यूशन, और पीक मोर क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, ब्रॉड से अब शार्प की तरफ। अब किस केस में, इंटरमॉलिक्यूलर में। अब इंट्रा में क्या होगा, इंट्रा में विद इन द मॉलिक्यूल बना है, हमने ये दिखाया था ना, ये वाला एग्जांपल। यहाँ पे सैलिसाइल्डिहाइड अगर हम लेंगे, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, इस अपने H और अपने O के बीच में, किसी और के साथ नहीं बना था। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे। अब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइल्यूशन से इनके बीच में आएगा और ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल है। तो ना फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, ना फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, कुछ भी असर नहीं होगा। जो जहाँ पे था, जितना डाइल्यूशन करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये 3000 पे एब्जॉर्प्शन दिखा रहा होगा तो 3000 पे ही रहेगा। तो इससे हमें प्रूफ मिल जाएगा शायद इसमें क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हम ये कह सकते हैं आप कि द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऑन डाइल्यूशन विद नॉन पोलर सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद इसकी वजह से देयर इज डिक्रीज इन इंटेंसिटी और डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड OH स्ट्रेचिंग बैंड हो जाएगा, एंड इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ OH स्ट्रेचिंग ऑब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बट इन केस ऑफ इंट्रा में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर अनइफेक्टेड रहेगा बाय डाइल्यूशन, एंड सो एब्जॉर्प्शन बैंड इज आल्सो अनइफेक्ट रहेगा। इस तरीके से आप इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब और एक फैक्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल के को समझने से पहले हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको समझाएंगे। एक होता है sp3, sp2, sp, ये सिंपल टाइप के जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं, यहाँ से ही मैं समझाऊंगा। इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं, बहुत सारे और टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है, 109.5 के आसपास, ठीक है, 109.5 के आसपास होता है, 109.5, है ना। यहाँ sp2 में 120 डिग्री होता है, sp में 180 डिग्री होता है, ये चीज़ें आपको पता है ना। और यहाँ पे देखिए इसमें s कैरेक्टर कितना है, sp3 में s कैरेक्टर कितना है, 1 2 3 4, है ना, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं sp3 में। तो s 1 है, p कितने हैं, 3 है। तो हम ये कहेंगे 75% इसमें p कैरेक्टर है ना, 75% इसमें p कैरेक्टर है, बाकी जो 25% बचा वो क्या है, s कैरेक्टर है। जो ही हम sp2 में आते हैं, s कितने हैं, s 1 है और p सिर्फ 2 है। तो हम ये कहेंगे p कैरेक्टर इसमें p कैरेक्टर कितना है, 66% है, और s कैरेक्टर इसमें कितना होगा, 33 होगा, है ना। तो यहाँ पे p कैरेक्टर इसमें p वाला जो है p कैरेक्टर 75 होगा, और इसमें 66.6 हम बोलेंगे, यहाँ 33.3 s कैरेक्टर होगा। और यहाँ पे sp में 2 ही है ना, 50% s कैरेक्टर होगा, 50% इसमें p कैरेक्टर होगा, है ना। तो देखिए इसमें बस कहने का मतलब यह है कि बॉन्ड एंगल पे यहाँ देखिए बॉन्ड एंगल 109 है, तो 75% s का p कैरेक्टर है। बॉन्ड एंगल जो है और इंक्रीज हो जाता है ना, 120 पे आ जाता है, तो p कैरेक्टर क्या हो जाता है, उतना ही डिक्रीज हो जाता है, उतना ही डिक्रीज हो जाता है। और जितना बॉन्ड एंगल और ज़्यादा हो जाता है, p कैरेक्टर और उतना ही डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं, जितना बॉन्ड एंगल छोटा होता है p कैरेक्टर उतना ही
ज़्यादा होता है। जितना बॉन्ड एंगल छोटा होता है, जितना बॉन्ड एंगल छोटा होता है, पी करेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। यानी छोटे बॉन्ड बनाने के लिए, छोटे एंगल के बॉन्ड बनाने के लिए आपको पी करेक्टर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखो फिलहाल आप। अब ये वाली एग्जांपल देखिए, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए, ये आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ओ है, कार्बोनिल ग्रुप है, एक्सोसाइक्लिक फॉर्म में, बाहर से है साइकिल से। ठीक है, तो ये इंटरनल रिंग पे आप थोड़ा सा, ये एक ये है साइक्लोप्रोपेन की तरह है ना, साइक्लोप्रोपेन है। तो बॉन्ड एंगल क्या है यहाँ पे 60 के आसपास होंगे, हम ऐसे कह सकते हैं ना। तो जो ही ये 3 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग में जाते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये 5 मेंबर रिंग में जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल और इंक्रीज होगा। ये 6 मेंबर में जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल और इंक्रीज होगा। ये बॉन्ड इंटरनल बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ ये चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, इसमें ये बॉन्ड एंगल छोटा है ना, 90 डिग्री से बहुत कम है, छोटा है। तो इसमें एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा कि पी करेक्टर। तो हमने अभी अभी देखा कि जितना बॉन्ड एंगल छोटा होता है पी करेक्टर उतना ज़्यादा है। तो हम कहेंगे इसमें पी करेक्टर ज़्यादा होगा इस इंटरनल बॉन्ड में। तो जब ये इंटरनल बॉन्ड बनने के लिए ये जो इसका पी करेक्टर है इस रिंग की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड को छोटा बनाने के लिए पी करेक्टर क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। जिसकी वजह से इसके एक्सटर्नल बॉन्ड में, इंटरनल बॉन्ड में तो रिंग की तरफ वाले बॉन्ड में तो पी करेक्टर इंक्रीज हो गया, क्योंकि डिमांड था, बॉन्ड एंगल को छोटा बनाना था हमें। लेकिन बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, एस करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है जब भी एस करेक्टर इंक्रीज होता है बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी एस करेक्टर इंक्रीज होता है बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वो स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखते हैं बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसकी वजह से आपका जो एक्सटर्नल बॉन्ड क्या हो जाएगा, एस कैरेक्टर इंक्रीज होने की वजह से ये एक्सटर्नल जो CO बॉन्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 1815 सेंटीमीटर इनवर्स पे ये एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं। अब दूसरे पे आते हैं। इसमें इस साइक्लोप्रोपेन के कंपेयर में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है ना, ये अब थोड़ा सा 90 डिग्री की तरफ चला गया, बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, एस करेक्टर थोड़ा सा बाहर वाले बॉन्ड में डिक्रीज हो जाएगा, पी करेक्टर भी अंदर वाले बॉन्ड में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना एस पी करेक्टर यहाँ पे था उतना यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल इतना छोटा नहीं है। तो पी करेक्टर जब अंदर की तरफ डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर की तरफ एस करेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो CO बॉन्ड इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा वीक हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एस करेक्टर। तो ये थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन पे अपना एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं 1780 पे। देखो डिक्रीज हुआ ना। अब यहाँ देखिए बॉन्ड एंगल और इंक्रीज हो रहा है। तो पी करेक्टर इंटरनल बॉन्ड में फिर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अंदर की तरफ पी करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा और बाहर की तरफ एस करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि पी करेक्टर अब डिक्रीज होने लगे हैं तो एस करेक्टर भी बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये बॉन्ड थोड़ा सा और वीक हो जाएगा। तो देखिए 1745 पे दिखा रहा है। और यहाँ पे साइक्लोहेक्सिनोन है तो ये तो बॉन्ड एंगल और इंक्रीज हो जाता है, 109 के आसपास पहुंच जाता है। तो पी करेक्टर इंटरनल बॉन्ड में डिक्रीज हो जाएगा तो एस करेक्टर एक्सटर्नल बॉन्ड में डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बॉन्ड और वीक हो जाएगा, नॉर्मल आपका कीटोन है ना उसकी तरह हो जाएगा। तो ये 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पे दिखाते हैं। यहाँ साइक्लोहेप्टानोन है, 7 रिंग है, फर्दर डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एस करेक्टर इन एक्सटर्नल बॉन्ड। तो इन शॉर्ट अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितना छोटा रिंग होता है हमें पी करेक्टर की ज़रूरत ज़्यादा होता है ताकि हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाए, छोटा हो जाए एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जिसकी वजह से अब इसका
पी करेक्टर अंदर की तरफ आ गया तो एस करेक्टर बाहर वाले बॉन्ड में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, CO सिग्मा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन दिखाता है, बिकॉज इसका फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सटर्नल डबल बॉन्ड गिव एन इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, ये चीज याद रखना, विद डिक्रीज इन रिंग साइज, जितना रिंग साइज छोटा होगा, अगर आपको बाहर बॉन्ड का क्या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे असर होगा, तो आप सीधे कहेंगे बाहर वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो फिर से हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।